नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ 500 और वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। और फिलहाल की सबसे बड़ी खबर हमारे पास इजराइल से सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास के बाहर हमला किया गया है। जहां आपने बिल्कुल सही सुना, हालांकि किसी के घायल होने की, हताहत होने की कोई सूचना नहीं हुई है। ऑफिशियली तौर पर भी साफ हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर हमला किया गया है। वहां पर आकर ड्रोन किसी इमारत से टकराया और धराशायी हो गया। लेकिन इस हमले में या जब ड्रोन गिरा तो उसमें किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं मिली। और जिस निजी आवास के बाहर हमला बताया जा रहा है, उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी आवास में मौजूद नहीं थे। यानी कि अगर दोनों आवास में मौजूद होते तो कहा जा सकता था कि हताहत होने की सूचना मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली। लेकिन वहीं इस पर फिर से जोरदार राजनीति शुरू हो गई है, जोरदार हमले शुरू हो गए हैं, बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए, जब इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हैक करने की कोशिश की गई थी, साइबर अटैक किया गया था, उसके बाद ऐसा माहौल लगा कि अब शायद वॉर नहीं होगा या फिर अब शायद किसी की भी तरफ से हमला नहीं किया जाएगा। और आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर जो हमला किया गया है, ये लेबनान की तरफ से किया गया है, शक जताया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर यह स्पष्ट भी हो गया है कि लेबनान की तरफ से ये हमला किया गया है। लेकिन पहले इसकी जो साजिश बताई जा रही थी वो ईरान की तरफ से बताई जा रही थी। लेकिन अब ये नस्ते नाबूद हो गया है कि लेबनान ने ड्रोन गिराया है। ऑफिशियली वेबसाइट पर इजराइल की तरफ से कंफर्म हो गया है कि लेबनान की तरफ से 3 ड्रोन गिराए गए अलग अलग शहर में, और एक शहर जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का निजी आवास था वहां पर वो ड्रोन गिराया गया है। आप देखिए कि लेबनान चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लेबनान का ऑलमोस्ट खात्मा इजराइल कर चुका है। क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ को मारना और भी तरह के जो नुकसान है वो लेबनान झेल चुका है। जहां पर लेबनान अपने हथियार रखता था वहां पर भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमला मानो ईरान ने किया है, लेकिन यह साफ हो गया है कि 3 ड्रोन, आपको बता दें कि 3 ड्रोन लेबनान की तरफ से गिराए गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है, और ऑफिशियली तरफ से भी, ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ से भी, इजराइल की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहां पर भी क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया गया था। इसी वजह से उनके निजी आवास के बाहर हमला किया गया है। लेकिन 2 ड्रोन और गिराए गए हैं, वो अलग अलग शहरों में गिराए गए हैं। लेकिन जो एक ड्रोन गिराया गया है वो बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास के बाहर गिरा। देखिए, ये वॉर तो लगातार जारी है और मिडिल ईस्ट में जो वॉर है, इसका जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उसमें 42,000 पैलेस्टीनियन सैनिकों की मौत हो गई है। देखिए, ईरान और इजराइल का जो वॉर है ये तो तभी से शुरू था जब 1948 में इजराइल ने अपने आप को फ्रीडम कंट्री घोषित किया था। तब से ईरान ने ठान लिया था कि वो इजराइल को फ्रीडम कंट्री नहीं बनने देगा। 1948 से ये जो वॉर का सिलसिला है ये अभी तक लगातार चलता आ रहा है। और देखिए, ईरान ने अमेरिका को ये चेतावनी भी दी है कि आप अपने सैनिकों की जो तैनाती है वो इजराइल में बंद कर दे। और ईरान ने ये भी कहा है कि जंग जारी रहेगी, हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। और वही हमास का चीफ याह्या सिनवार को भी इजरायली सैनिकों ने मार गिरा है। तो ये जो हमला है ये होना बिल्कुल तय था। हालांकि लेबनान की तरफ से हुआ है, क्योंकि गाजा हमास का चीफ याह्या सिनवार को भी मार गिराया गया है। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पोस्ट पर बताया और कंफर्म किया कि याह्या सिनवार मारा जा चुका है, लेकिन ये जंग अभी भी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल लेबनान की तरफ से जो ड्रोन हमले किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके परिवार और उनके निजी आवास को निशाना बनाया गया है। देखिए, ईरान भी लगातार सुर्खियों में चल रहा है। ईरान का कहना भी यही है कि जंग जरूर जारी रहेगी। खamenei ने याह्या सिनवार की मौत के बाद भी पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि जंग जरूर जारी रहेगी और हम अमेरिका को ये चेतावनी देते हैं कि आप अपने सैनिकों की तैनाती इजराइल में बंद कर दे। वहीं अमेरिका ने पूरा समर्थन दिया इजराइल को, लेकिन रूस ने दोनों को समर्थन दिया है। रूस का कहना है कि हम इजराइल के भी साथ रहेंगे और हम ईरान के भी साथ रहेंगे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से लेबनान में जिस तरीके से जो इतना नुकसान हुआ है, हिजबुल्लाह चीफ मारा गया है और भी तमाम तरह के नुकसान है जो लेबनान में हुआ है। लेकिन अब लेबनान भी नहीं थम रहा। और उसके बाद खamenei भी यही कह रहे हैं कि देखिए, जंग तो जरूर होगी। 1948 की जो जंग है, जैसा मैंने आपसे बताया, ये छिड़ी आ रही है और मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि इसका जो अंततः परिणाम है वो क्या निकलेगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने डायरेक्टर सिकार त्यागी के साथ कि मिडिल ईस्ट में क्या कुछ होना है। ईरान लगातार अमेरिका को भी चेता रहा है कि आप अपने सैनिकों को वहां मत भेजिए। उधर से लेबनान जो है वो ड्रोन बरसा रहा है। आखिर किसको निशाना बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है,
क्या बेंजामिन नेतन्याहू, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने पीछे किया, याह्या सिनवार को भी मार गिराया है, इजराइल ने तमाम तरीके से पूरा खात्मा किया है, गाजा में भी, लेबनान में भी। अब देखना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू किस जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री कॉल इफ्तिकार त्यागी जी। कॉलिंग इफ्तिकार त्यागी जी, मोबाइल। हाँ जी सर, शुरू कर रहे हैं। करो फटाफट। हमारे डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल, क्या लेबनान चुप नहीं बैठेगा? क्योंकि जिस तरीके से निजी आवास को निशाना बनाया गया, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन किस तरीके की ये दोबारा से रणनीति जो है वॉर की शुरू की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल मानसी, देखिए ये लेबनान से हमला हुआ है, लेकिन किया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह वही है जिसके चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इजराइल खुश हो रहा था। वो कह रहा था कि हसन नसरुल्लाह मर गया तो इजराइल अब बहुत ताकतवर हो जाएगा और हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा। बेसिकली ये हमला बेंयामिन नेतन्याहू को मारने के लिए नहीं था, क्योंकि ये हमला उनके उस आवास पर किया गया है जिस पर वो बहुत कम रहते हैं, सिसेरिया आवास पर। लेकिन ये दिखाने के लिए था कि हिजबुल्लाह अभी कमजोर नहीं हुआ है और उसकी पहुंच में इजरायली पीएम का आवास भी है। सवाल उठता है एयर डिफेंस सिस्टम पर, आयरन डोम पर, ये सारे सिस्टम कहाँ गए जब इजरायली आवास तक हिजबुल्लाह के रॉकेट पहुंच रहे हैं? तो फिर इजराइल की जो बड़ी बड़ी डींगे हांगे जाती थी, बड़ा बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम जो दूसरे देशों को भी बेचता था, तो उसकी कलई खुलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का आवास कोई छोटी चीज नहीं होता है। पीएम का आवास एक बहुत, उसकी सिक्योरिटी होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा इजराइल की सुरक्षा प्रणाली को लेकर। ठीक है सर, जिस तरीके से आपने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना नहीं बनाया गया, तो उस आवास पर हमला किया जिस पर वो ज्यादातर जो है वो नहीं रहते हैं, तो क्या ये एक वॉर की जो दस्तक है वो शुरू हो चुकी है? क्योंकि लेबनान में आपने कहा कि हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया है, तो जो हिजबुल्लाह है वो अपना जो खामियाजा जो भुगता पीछे नुकसान में, तो क्या आप ये खामियाजा चाहते हैं कि इजराइल को भुगते? ये दस्तक शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए इजराइल सबसे बड़ी भूल ये कर रहा है। देखिए 7 अक्टूबर पिछले साल से लड़ाई शुरू हो रही है, अभी तक वो हमास से नहीं निपट पाया, हिजबुल्लाह से नहीं निपट पाया, अभी कोई सीधे लड़ाई नहीं है ईरान के अलावा। और ईरान ने भी एक अटैक किया है, उसके बाद शांत बैठ गया है। अभी उसकी जो लड़ाई है तो अभी ये जो संगठन है इनके साथ है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इजराइल कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस चुका है, इस जाल में फंस चुका है। अभी जब देशों की लड़ाई होगी, ये संप्रभु राष्ट्रों के साथ जब लड़ाई होगी तब तो क्या नतीजा होगा। लेकिन अभी सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह से निपट पाने में इजराइल को दांतों चने चबाने पड़ रहे हैं। इजराइल खुश हो जाता है कि हमने उसकी लीडरशिप खत्म कर दी है। देखिए, एक लीडरशिप खत्म होने से कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक आइडियोलॉजी होती है। वो लोग आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, उनका एक विजन है, उनका एक मकसद है। आपको याद होगा परसों ही याह्या सिनावर जो है उनको मारा गया है उनको। लेकिन याह्या सिनावर या इस्माइल हान या हसन नसरुल्लाह, इनको मारने से लड़ाई पे आपने देखा होगा कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़ाई एज इट इज है, जो कि वो जारी है। और लगातार 1 साल इजराइल दुनिया में अपने आप को सैन्य महाशक्ति कहता था, और आपको पता है कि इजराइल के साथ अमेरिका सहित नाटो का पूरा समर्थन है। लेकिन उसके बाद भी अगर इजराइल को सालों लग जाते हैं सिर्फ इन घटकों से लड़ने में, तो अगर कहीं सैन्य और संप्रभु राष्ट्रों से लड़ाई हो गई तो उसके बाद इजराइल का क्या हश्र होने वाला है, ये समझ में आता है। और प्रधानमंत्री आवास पर हमला एक इशारा है, एक उन्होंने संकेत दिया है कि हमारी पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। असद, ईरान की तरफ से अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है कि जो आप अपने सैनिक हैं इजराइल में जो आपने तैनात किए उनको वापस बुला लें या फिर और तैनाती इजराइल में ना करें। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि याह्या सिनवार को भी मार गिराया गया इजराइल सैनिकों की तरफ से, उसके बाद खैमनेई भी ये पोस्ट करके लिखते हैं कि जंग जारी रहेगी। तो क्या ईरान भी फिराक में है इजराइल पर हमला करने के लिए? नहीं, देखिए ईरान जो है वो तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मध्य पूर्व में ईरान सबसे मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश है। उसके बाद अपनी सेना है, उसके पास अपना सिस्टम है। आप समझिए कि ईरान रूस जैसे देशों को ड्रोन सप्लाई करता है।
तो ईरान की सैन्य शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। तो भले ही ईरान पर कई सारे देशों के प्रतिबंध हो, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हो, लेकिन ईरान ने अपने आप को एक लंबी रणनीति के तहत मजबूत किया है। और उसकी सैन्य ताकत का अंदाजा मैंने बताया कि रूस जैसे देश अगर उससे, जो कि परमाणु संपन्न देश हैं, वो उससे ड्रोन खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान बहुत एडवांस है। और ईरान कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं लड़ेगा जिसमें उसका नुकसान हो। ईरान बेसिकली, ये जो संगठन है, ईरान इनको सपोर्ट करता है, हमास हो, हिजबुल्ला हो या अन्य जो भी संगठन हो, तो ईरान इनको पीछे से सपोर्ट करता है। हाँ, अगर कोई बड़ी घटना होती है तो ईरान ने, आपको याद होगा, ईरान ने इजराइल में 200 मिसाइलें डाली थी, जिनका जवाब अभी तक इजराइल नहीं दे पाया है, क्योंकि इजराइल कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। इजराइल को हमास से भी लड़ना है, हिजबुल्ला से भी लड़ना है, अब ईरान से भी उसको लड़ना है। तो मुझे लगता है कि ईरान ने एक रणनीतिक रूप से एक बढ़त बनाई हुई है। ईरान डायरेक्ट नहीं लड़ रहा है, ईरान एक तरह से जो उसके समर्थक जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो ईरान अपने आप में शांत है, उसको पता है, तैयारियां उसकी पूरी है। वो इंतजार कर रहा है कि अगर इजराइल कोई अटैक करेगा तो फिर ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आपको याद होगा, अभी तक ईरान ने जो हमले किए थे इजराइल पर, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ईरान अपनी पूरी तैयारियों में बैठा है, लेकिन सर अगर ये वॉर होता है तो कितने और छोटे छोटे देशों की जो इकोनॉमिक है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। क्या कुछ पॉसिबिलिटीज अभी तक लग रही है? क्योंकि एक के बाद हालांकि 4 दिन बाद हो, एक हफ्ते बाद हो, 15 दिन बाद हो, हमें देखने को मिलता है कि आज यहाँ से हमला हुआ है, आज यहाँ से हमला हुआ है। क्या कुछ लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में कब तक शांति होगी? मानसी, देखिए, आज दुनिया जो है ना, वो एक ग्लोबल विलेज है। अब लड़ाइयां देशों में नहीं होती हैं, अब तो कोई भी लड़ाई होती है उसकी पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट पड़ता है। आज ही आपने देखा होगा, सोना 77 के पार चला गया, 77,000 पार इंडिया में चला गया। तो इस लड़ाई का यही नुकसान है। पिछले एक साल में तकरीबन 14,000 15,000 रुपए सोना बढ़ गया है जब से लड़ाई शुरू हुई है। तो लड़ाइयों के जो नुकसान है, सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं, पूरी दुनिया को नुकसान होगा इस लड़ाई का। आपको पता है कि मध्य पूर्व में तेल का 80% तेल मध्य पूर्व में निकलता है, तो तेल सारा वहीं से आता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी तेल पर डिपेंड करती है। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को आप ये मत मानिए कि ये ईरान या इजराइल या हमास की लड़ाई है, ये एक तरह से पूरी दुनिया की लड़ाई है। इसमें ज्यादातर बड़ी शक्तियां जो हैं वो अलग अलग खेमों में नजर आती हैं। अगर इजराइल की पीठ पर अमेरिका का हाथ है या नाटो का हाथ है, तो इधर ईरान के साथ भी आप समझिए रूस है, चीन है, कई बड़ी महाशक्तियां ईरान के साथ भी हैं। हाँ, कुछ देश तटस्थ हैं, लेकिन उन देशों की उतनी ताकत भी नहीं है। तो देखने वाली बात यह होगी कि ईरान जो है वो कब और किस तरह से और कब तक इनका सपोर्ट करता है। और जब तक ईरान का सपोर्ट जारी रहेगा, इनको आप हिजबुल्ला या हमास को इतनी जल्दी नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। और ईरान का आपको पता है, वो लंबी लड़ाई लड़ने का माहिर है। इराक के साथ उसने 12 साल लगातार लड़ाई लड़ी है। तो ये तो पूरी दुनिया में आप समझिए, ये तो तीसरा विश्व युद्ध की दस्तक है, और वो शुरू भी हो गया है। दस्तक नहीं है बल्कि शुरू हो गया है। और अगर इसको बहुत जल्दी नहीं रोका गया तो कोई भी देश इससे नहीं बच पाएगा, सबकी इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल भारत को लेकर है कि भारत का जो स्टैंड है वो जब वॉर होता है, जैसे मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है या और भी हम कहीं वॉर देखें, तो भारत ज्यादातर अपने स्टैंड को लेकर न्यूट्रल रहता है। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि ईरान को बड़ी बड़ी महाशक्ति रूस जैसी जो कंट्री है उसका समर्थन प्राप्त है, और अभी तक इंडिया ने कहीं ना कहीं हमास को भी जो आतंकवादी संगठन है घोषित नहीं किया। भारत क्यों मतलब इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं इन पे जो अपना स्टैंड है वो न्यूट्रल रखता है? नहीं, अब भारत, देखिए, भारत की एक विदेश नीति है। अगर भारत अमेरिका के साथ जाकर खड़ा होगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान भारत किस तरह के संबंधों में है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर है। तो इसलिए भारत की अपनी मजबूरी है, भारत की अपनी एक विदेश नीति है। वो खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं आ सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं भारत पर इल्जाम लग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के हथियार जो हैं वो इजरायली युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन भारत खुलकर किसी भी देश के नहीं है। और भारत की एक विदेश नीति है, उसके मुताबिक ही हमारी विदेश नीति यह है कि फिलिस्तीन आजाद राष्ट्र का समर्थन होना चाहिए और उसी पर भारत को चलना चाहिए, क्योंकि ये विदेश नीति भारत जब आजाद हुआ तब से बनी हुई है, इसको अभी तक नहीं बदला गया है। तो हमें उसी के मुताबिक चलना चाहिए। इजराइल से हमारे संबंध है वो अलग चीज है, लेकिन मध्य पूर्व से भी हमारे संबंध उतने ही जरूरी है। इजराइल से सिर्फ हम नहीं चला सकते हैं। भारत एक उभरती हुई
आर्थिक शक्ति है, तो उसके लिए मिडिल ईस्ट में और अरब कंट्रीज में, क्योंकि भारत के आपको पता है कितने सारे लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, खाड़ी देशों में भारत का बहुत ज्यादा वहां से एफडीआई आता है, तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए भारत को बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। ठीक है। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रशिया से भारत के पुराने समय से संबंध रहे हैं और पुतिन और मोदी जी की दोस्ती जो है वो देखी जाती थी, लेकिन कई देशों का ये आरोप भारत पर था कि जो भारत है वो रूस से तेल खरीद रहा है और उसके बाद रूस को जो है वेपन मिलने लगते हैं क्योंकि पैसा ज्यादा आता है, तो और देशों का कहना था कि आप रूस से जो है तेल खरीदना बंद करें, लेकिन उसके बाद भी भारत अभी तक रूस से तेल खरीद रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? तो कहीं ना कहीं भारत बढ़ावा दे रहा है? नहीं, देखिए, भारत डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत के रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है, बहुत प्रगाढ़ संबंध है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 5 दहाइयों से हैं। रूस जो है वो भारत का अच्छा सहयोगी भी है, पीएम वहां यात्रा भी करते रहते हैं और अभी भी जाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रूस भारत के कहीं साथ नहीं है। रूस भारत के साथ है और रूस ईरान के साथ है। आप देखिए, इस कड़ी को अगर आप जोड़ के देखेंगे, रूस ईरान के साथ है और ईरान हिजबुल्ला और हमास के साथ है, तो आप इससे समझने में आपको आसानी हो सकती है कि भारत क्यों तटस्थ है या भारत का समर्थन क्या है। राजनीतिक सत्ता होती है, उसकी एक मजबूरी होती है यहाँ लोगों को खुश करना, नहीं तो भारत का भी समर्थन कहीं ना कहीं इजरायलियों के साथ नहीं है, बल्कि वो फिलिस्तीनियों और अपने मित्र देशों के साथ, ईरान से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध है, तो उनके साथ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से इफ्तिखार त्यागी जी ने बताया, उन्होंने कहा कि भारत के रूस के साथ जो संबंध है वो किसी से छिपे नहीं है, क्योंकि एक समय था जब यूएसएसआर अलग हुआ था, उसके बाद रूस को एक अपना सैनिक बल जो है वो बनाने के लिए एक जगह चाहिए थी, वो भारत ने दी थी। उसके बाद आज तक रूस के साथ जो संबंध है वो बने हुए हैं और कहीं ना कहीं जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध भी आपने सुना, तो कई देशों ने, जैसे मैंने जिक्र किया, आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, क्योंकि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो उसके लिए रूस के पास वेपन आ जाते हैं जिससे वो यूक्रेन वालों को मार डालता है। यूक्रेनियों ने खासकर ये कहा था कि प्लीज आप रशिया से तेल ना खरीदे, क्योंकि आप तेल खरीदते हैं उसके बाद रशिया हम पर बॉम्ब गिराता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिलहाल इजराइल और ईरान को देखने की है कि दोनों ही बिल्कुल तैयारी में खड़े हैं कि क्या कुछ होगा। हालांकि ईरान भी हार मानने वालों में से नहीं है और इजराइल भी हार मानने वालों में से नहीं। हालांकि 188 मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से, 200 मिसाइलें कही जा रही हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर था मिसाइलों को वो 188 था कि 188 मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से, और उसका जवाब अभी तक इजराइल ने नहीं दिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम निकलेंगे, कब तक जो है शांति संभव हो पाएगी मिडिल ईस्ट में। लेकिन अगर ये वॉर हुआ तो कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने वाली है, क्योंकि पेट्रोलियम का हब बताया जाता है मिडिल ईस्ट, और भी कई जो छोटे छोटे देश की अर्थव्यवस्था है वो मिडिल ईस्ट से जुड़ी है, उनकी कमर टूटने बिल्कुल जायज है। लेकिन कोशिशें ज्यादातर यही रहती हैं कि शांति बनी रहे मिडिल ईस्ट में। देख रहा होगा कि हालांकि जो निशाना बनाया गया बेंजामिन नेतन्याहू के निवास को, अब आगे हमला इजराइल करेगा, इजराइल इसका पलटवार देगा या फिर ईरान की तरफ से क्या कुछ होगा, देखना होगा कि क्या कुछ गतिविधियां बढ़ती है मिडिल ईस्ट में। तब तक के लिए आप बने रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।